हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। हम लोग आज अपने इस वीडियो में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से आने वाले जो क्वेश्चन हैं या जो हमारी पिछली साल में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल हैं उनकी क्लास आपको कल मिल जाएगी। और बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपके वो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन होंगे। और अगर हमारा वो वीडियो आप ले लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है तो बिल्कुल भी आपको जो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल हैं बिल्कुल मैं आपको घोल के पिला दूंगा। तो वो वीडियो हमारा बिल्कुल आप लेना ना भूलें। और जो कैंडिडेट नए हैं हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको ऐसे जो आने वाले वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। एक चीज़ और आपको बता दूं फिर हम लोग चलते हैं आगे कि जो हमारा अभी जो चैप्टर है हमने अभी करंट तक ही पढ़ा है, बाकी अभी चीज़ें बहुत इसमें बची हुई हैं। तो क्वेश्चन हमारा आगे का भी आ सकता है इसमें, ठीक है। और जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा रूल लॉ है, ओम्स लॉ, ओम का नियम हम लोग पढ़े होंगे। ओम का नियम, तो वो ओम का नियम हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि जो लोग जानते हैं तो अच्छी बात है और उनका रिवीजन भी हो जाएगा। बाकी लोग जो अभी भूल चुके हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है, ओम सलाह की हमने बात कर ली। बाकी जो चीज़ें हैं, रेजिस्टिविटी है, आप प्रतिरोधकता है, प्रतिरोध है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए क्या है कि हम लोग जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आए हुए क्वेश्चन है हमारे। तो पहला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो होता क्या है? देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, एक मिनट, हाँ। जब एक कॉइल को हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, हमने ये चीज़ चाहे आपको बताई होगी कि एक मैग्नेटिक फील्ड मान लो है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, एक कॉइल है, उस कॉइल को रोटेट कराते हैं। तो जब भी कॉइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग कॉइल को रोटेट करवाते हैं, तब क्या होता है कि जो हमारी कॉइल है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे टर्न लगे रहते हैं, फेरे लगे रहते हैं वायर के। तो वो फेरे जब लगे रहते हैं वायर के तो उस वायर में क्या होता है, एक करंट जो है पैदा हो जाती है। एक हमारा ईएमएफ पैदा होता है। पैदा होने को हम लोग यहाँ पे इंड्यूस बोलते हैं कि करंट इंड्यूस हो जाती है और उसको हम इंड्यूस करंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट, इंड्यूस। और हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रेरित धारा। इंड्यूस करंट को क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा। तो जब भी हम लोग कॉइल को घुमाते हैं तो उसमें एक प्रेरित धारा पैदा हो जाती है और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ, ईएमएफ मीन्स होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म में भी पूछ ली जाती है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें कि हमारा जो है ईएमएफ क्या होता है। और हम प्रेरण की हम बात कर रहे थे, तो जब हम कॉइल को घुमाएंगे चुंबकीय क्षेत्र के भीतर तो क्या होगा, जो कॉइल के अंदर करंट हमारी जनरेट हो जाएगी। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर क्या होगा कि जो है हमारा ईएमएफ पैदा हो जाएगा। हालांकि दोनों ही चीज़ें पैदा होती हैं। ईएमएफ का मतलब होता है वोल्टेज से, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि कॉइल और चुम्बकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। हाँ, सापेक्ष गति का मतलब है रिलेटिव मोशन, यानी कि या तो आप चुंबक, देखो दो चीज़ें होती है, चुंबक होती है और कॉइल होती है। कॉइल होती है तो चाहे कॉइल को आप घुमाओ या मतलब कॉइल में मोशन कराओ या फिर आप क्या करो, चुंबक में मोशन कराओ, दोनों में से एक चीज़ घूमनी चाहिए, एक में मोशन होना चाहिए। भले ही हम चुंबक को आगे पीछे ले जाते, कि हम लोगों ने कुछ रूल्स भी पढ़े होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे। तो उन एक्सपेरिमेंट में हमने देखा होगा कि चुंबक को हम कॉइल के पास ले जाते हैं, चुंबक को कॉइल से पास लाते हैं, कभी दूर ले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उस कॉइल में जो है करंट पैदा होती है। तो ये भी होता है कि सापेक्ष गति का मतलब यही होता है कि दोनों में किसी एक में गति होनी चाहिए।
तो हमारा जो है विद्युत धारा का उत्पादन या प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसी को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तो पहली हमारी बात सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है, कि इन विच फॉलोइंग मेटल्स आर यूज टू मेकिंग वायर, किस किस हमारी धातु का जो है यूज किया जाता है तार बनाने में। देखो, तांबा का बनता है, और आपका जो है लीड का बनता है, नहीं बनता है। तो तांबा का और एल्युमिनियम का बनता है ना। चांदी हालांकि बहुत अच्छा आपका कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर है, बट क्या है कि जो चांदी है इसके अगर हमने तार बना दिए ना, तो रात में लोग सोएंगे नहीं। तार, बिजली के जो तार है ना, उनको काटने के लिए घूमेंगे कि कब जो है हमें मौका मिल जाए तो हम तार काट के अपने घर में ले जाएं। तो इसलिए चांदी के तार हम नहीं लगा सकते हैं। वैसे तो चांदी बहुत अच्छी है, कंडक्टर है बहुत अच्छा, तो चांदी के तार बनाए भी जा सकते हैं, पर यही कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चोरी करने में बहुत आगे हैं, तो इसलिए जो है नहीं लग पाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत डैश पर आधारित है। ये जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर है उसकी कार्य प्रणाली, मतलब उसकी जो है वर्किंग, उसका प्रिंसिपल क्या है। ट्रांसफार्मर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो देखो, हुक्का नियम नहीं यार, फिजिक्स में हुक्का नियम होता है। न्यूटन का नियम ये भी नहीं यार, न्यूटन का अलग अलग नियम है। आइंस्टीन का नियम नहीं, फैराडे का नियम। देखो, फैराडे हमारे जो हैं कहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी से या मैग्नेट से रिलेट करते हैं फैराडे जी। तो फैराडे का नियम है, फैराडे के जो हमारे इलेक्ट्रो इंडक्शन के रूल हैं, फैराडो ने भी जो हमारी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है उससे संबंधित नियम दिए हैं। तो वही हमारा जो हमारा क्या है ट्रांसफार्मर है उसी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक, तो जी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका डी वाला। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फैराडे लॉ। हम लोग जितने दो हमारे फैराडे लॉ हैं वहाँ पे हम लोग उनको बता देंगे थ्योरी वाली क्लास में। ठीक है, पर अब हमारा हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो चार्ज से लिया गया है। तो क्या क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा मतलब केमिकल एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। तो ऐसी डिवाइस कौन सी, हम लोग डिवाइस वाला जो है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, ऊर्जा का रूपांतरण हम लोग पढ़े हुए हैं, एक वीडियो बनाए हुए हैं। तो बैटरी या सेल जो होती है वो क्या करती है, रासायनिक यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। देखो भाई, इसमें जो बल्ब होता है उसके अंदर फिलामेंट लगा रहता है जिसको तंतु बोलते हैं। फिलामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। तो फिलामेंट में अगर हम क्या करेंगे, उसमें कोई गैस वगैरह नहीं देते तो उसकी लाइफ कम हो सकती है। इसलिए हम लोग उसमें इनएक्टिव गैस, अक्री गैस उसमें भर देते हैं। तो अक्री गैस H2 क्या है, नहीं यार H2 नहीं है, N2 है अक्री गैस। ठीक है, N2 फिर O2 नहीं हो सकती है। ठीक है, ऑक्सीजन तो आपकी रिएक्टिव है, रिएक्शन करती है। आर्गन और H2 नहीं, आर्गन और N2 सही है। आर्गन भी हमारी एक इनर्ट गैस है, अक्री गैस है जो किसी से क्रिया नहीं करती है। और ऐसे ही N2 भी, नाइट्रोजन गैस भी ऐसी है जो किसी से क्रिया नहीं करती है। तो ऑप्शन हमारा डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। इसका आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। कौन सा जो इफेक्ट है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से नहीं होता है। ठीक है, तो चुंबकीय प्रभाव नहीं, चुंबकीय प्रभाव होता है विद्युत धारा की वजह से। ठीक है, विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव होते हैं, एक चुंबकीय प्रभाव होता है, जहाँ कहीं किसी तार में किसी चीज़ में करंट फ्लो होती है
तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चुंबकीय प्रभाव भी होता है, ऊष्मीय प्रभाव भी होता है। देखो हमारी जो आयरन होती है, आयरन में हम लोग करंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमको हीट मिलती है, तो वही ऊष्मीय प्रभाव होता है। और हम लोग बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम लोग करंट दे दें किसी चीज़ में, तो वो चुंबक की तरह बन जाती है। तो ठीक है। रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है? रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव भी हमारा जो है होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। देखिए हमारी कुछ सेल वगैरह होती हैं, तो सेल में क्या होता है, सेल या बैटरी जिसमें हम लोग जो है कुछ रसायन भर देते हैं उसमें, जैसे एसिडिक सॉरी एसिड भर देते हैं, जैसे कि हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो उसमें रासायनिक प्रभाव भी मतलब कहीं न कहीं हमारा जो है आ जाएगा इसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। और जो है संकुचन प्रभाव, ये संकुचन का मतलब इकट्ठे होने से है, तो ये कुछ मैच नहीं करता है। तो डी वाला आपका जो है सही हो जाना चाहिए, डी वाला, ठीक है। यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है। रासायनिक प्रभाव, ठीक है। और यहाँ पे लिखे हुए पढ़ लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 10 वोल्ट, ये इसको लाइन को थोड़ा हम हटा देते हैं। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज मतलब आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? देखो कार्य कितना करना पड़ेगा, तो B इक्वल टू हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, W/Q। और यहाँ पे B दिया है 10, कितना दिया है 10, और W नहीं दिया है, Q कितना दिया है, कितने कूलाम का चार्ज है 5 का। तो 5 को इधर ले आओ, नीचे जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, तो 50 हो जाएगा, उधर कौन रह जाएगा, W रह जाएगा। तो W का कितना हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 50 जूल, क्योंकि ये W वर्क है, तो वर्क का यानी काम है, और कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये जो फार्मूला होता है, हम लोग अपनी क्लास लिए थे तो हमने पढ़ा होगा कि जो पोटेंशियल होता है वो पर यूनिट चार्ज के हिसाब से कितना काम करना पड़ता है, W/Q, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं वहाँ पर। ठीक, तो जिसने क्लास नहीं ली है वो हमारे चैनल पर जाके उस क्लास को पहले ले लें, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये हो गया ना, ये यहाँ इसका सोल्यूशन भी है। अगला क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्या हो रहा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश क्या, आवेश पूछा गया। देखो टाइम दिया है आपको, और आपको करंट दी है। टाइम जो दिया है आपको 3 मिनट दिए हैं, भाई यहीं पे गलती कर देते हो आप, 3 मिनट है ना, इसको सेकंड बना लीजिएगा। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 सेकंड हो जाएगा, 180 सेकंड हो जाएगा। अब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है अपनी क्लास में कि I = Q/T होता है कि नहीं? होता है। जिसने क्लास नहीं ली वो ले सकता है। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, पहले मैं ये चीज़ हटा दूँ, ठीक है, थोड़ा देखे हो जाए ना। अब देखते हैं क्या होता है I = Q/T। तो I है 0.8, क्वेश्चन में दी है ना 0.8 एम्पियर, और Q दिया नहीं दिया है, Q की जगह Q लिखेंगे, Q ही निकालना है, चार्ज ही निकालना है। टाइम है 3 और मिनट है ना, तो 60 से और मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। अब Q निकालना है तो Q को अकेला करना है। अकेला करने के लिए इसके अपान में जो चीज़ है इसको यहाँ से भगा दो, तो अपान वाली चीज़ जब दूसरी साइड में आती तो मल्टीप्लाई करती है आगे। इधर कौन कौन है, 0.8 है, और कौन आ जाएगा 3 आ जाएगा, और कौन आ जाएगा 60 आ जाएगा, उधर कौन रह जाएगा, सिर्फ Q रह जाएगा, ठीक है। अब जब पॉइंट को जब भी हटाते हैं तो जीरो काट देते हैं, जीरो काट देते हैं। अब 8 लिख लो, और 3 6 जा 18 हो गया। 18 8 जा कितना होता, 18 8 जा हमारा हो जाएगा
144 आ जाएगा। और चूंकि ये चार्ज है तो कूलाम लिखेंगे, 144 कूलाम। बात समझ में आ गई होगी, पूरा आप समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सब चीज़ें मुझे लग रहा नहीं कोई चीज़ यहाँ पे कठिन है। पॉइंट हटाते हैं तो जीरो काट देते हैं, ठीक है। या पॉइंट ऊपर से हटाया तो नीचे जीरो बढ़ाते हैं, नीचे बढ़ाओगे जीरो तो जीरो जीरो तब भी खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी का है। इसमें क्या पूछा गया है कि 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में करेंगे इसको। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है हमसे, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? पूछा गया हमसे कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम करना होगा। बिल्कुल अभी ऐसा क्वेश्चन लगाया तो ये भी आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन हो गया। ये भी वैसे क्वेश्चन है तो ये भी आपका होमवर्क हो गया। हम लोग चलते हैं आगे अब। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है तो ये भी आपका होमवर्क हो गया। और आगे चलते हैं। है तो ये भी वैसे ही है, पर पॉइंट जरूर लगाया, लेकिन पॉइंट में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। शायद कुछ लोग डर जाते हैं क्योंकि इसमें देखो ये विभवांतर दिया है, ये 0.5 ये चार्ज हो गया, आवेश हो गया। कितना काम करना पड़ेगा इस चार्ज को भेजने में, इसको प्रेषित करने में, ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रांसमिट करने में। तो हम लोग देखिए फार्मूला तो जानते हैं, क्यू इक्वल टू नहीं वी इक्वल टू क्या, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। और बी आपका है 40 40 और डब्ल्यू हमें निकालना है, और क्यू चार्ज कितना 0.5, ठीक है। अब डब्ल्यू निकालना है तो ये 0.5 है ना, इसको नीचे से जब ये इस साइड में आएगा तो इंटू करेगा, यानी कि 40 और इंटू में कौन आ जाएगा 0.5, और 0.5 मान के मल्टीप्लाई करो 4 में, 5 4 जा 5 की 4 में तो 20 आएगा, और एक जीरो जे लिख लेंगे। और इधर देखिए एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, लगा ये पॉइंट जी, तो ये एक यहाँ पॉइंट रख देंगे, यानी कि 20 आ जाएगा हमारा आंसर। 20 जो कि वर्क डब्ल्यू की वैल्यू निकाली है, इधर डब्ल्यू रह गया था, तो डब्ल्यू की वैल्यू आई है, डब्ल्यू यानी वर्क यानी जूल, 20 जूल। ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में इतने एम्पीयर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। क्या करना है? विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। आपको टाइम टी दिया गया है, 1 मिनट है, इसको सेकेंड बनाएंगे तो 60 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। और आई की वैल्यू कितनी दी है? आई की वैल्यू दी है 0.75 एम्पियर दी है, ठीक है। आवेश यानी क्यू की वैल्यू निकालनी है। हम लोग ऐसे क्वेश्चन लगाए हैं, आई इक्वल टू क्यू अपान टी, ये फार्मूला लगा कर इसका आंसर आप घर पे निकालेंगे, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और क्या है ना कि मैं ये वीडियो आपको अभी देना चाहता हूँ, इसलिए हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, जिससे कि आप जो आपको होमवर्क मिल गया और बहुत कुछ आप सीख भी गए हैं। तो बाकी हम लोग फिर जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। और आप कमेंट करना कि अगर ऐसे कोई दिक्कत आ रही तो हम बोर्ड पे लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ये बहुत छोटे सीधे साधे क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ऐसे भी, ठीक है। तो ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, बाय।